चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही अच्छा चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है बच्चों रेशियो। इस रेशियो के अंदर इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे या काइंड्स पढ़ेंगे, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर हम देखने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों हम लोग रेशियो क्या है। मैंने आप लोग के लिए बच्चों बहुत खूबसूरत नोट बना रखे हैं, ये आप लोगों ने क्या करना है, नोट करते जाना है मेरे साथ साथ, ठीक है। मैं जैसे बोलूंगा कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आप लोगों ने नोट डाउन करना है। पहले इसको समझते हैं कि रेशियो हमारा होता क्या है। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो देखें आप लोग। बच्चों रेशियो क्या होता है, पहले ध्यान से समझो। रेशियो क्या होता है, जब दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं। क्या बोला मैंने, जब दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो होनी चाहिए ऑफ सेम काइंड होना चाहिए। सर सेम काइंड का मतलब क्या, मान लो एक अगर मैंने लिया केजी में, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, दूसरा भी केजी में होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि एक मतलब केजी में लिया यूनिट और दूसरा हमने क्या लिया, रुपीस में ले लिया, तो ये सेम काइंड का नहीं होगा। सेम काइंड का होना चाहिए। यूनिट्स भी इनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर पहला वाला केजी में है तो दूसरा भी किस में होना चाहिए, केजी में ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब इनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों, तो उसे हम कहते हैं रेशियो। तो देखो यहां पे वही लिखा है कि जो रेशियो है इज द कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब ही हो गया बच्चों कंपैरिजन करना, है ना। कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, मैंने कहा था अभी सेम काइंड, एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स। यूनिट्स भी क्या होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, सेम होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट कि कंपेयर कर रहे हैं, सेम काइंड के होने चाहिए और सेम यूनिट्स होने चाहिए। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहाँ पे आप लोग के लिए लिखा है, देखो क्या बोला यहाँ पे एग्जाम्पल में, ध्यान से समझना कि इन अ क्लास टेस्ट ए सिक्योर्ड 80 मार्क्स। एक क्लास टेस्ट में मान लो ए ने क्या किया, 80 मार्क्स सिक्योर्ड किए, प्राप्त किए, और बी ने प्राप्त किए बच्चों 40 मार्क्स, कितने में से, आउट ऑफ 100। देन वी कैन कंपेयर, तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, दैट ए सिक्योर्ड डबल दैट ऑफ बी, कि जो ए को मिला डबल मिला, है कि नहीं है। अगर आप देखिए यहाँ पे ए को जो मिला 80 मार्क्स, ठीक है, बी को मेरे बच्चों कितना मिला था, 40 मार्क्स। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ए को मिला वो क्या मिला, ट्वाइस मिला, डबल मिला, 40 दूना 80, यही होगा। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर ही तो कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम बोले देन वी कैन कंपेयर दैट ए सिक्योर डबल दैट ऑफ बी, ये चीज यहां पे बोला गया है, ठीक है। तो इसको अब हम रेशियो में कैसे लिखेंगे बच्चों, रेशियो में लिखेंगे 80:40, ठीक है। ये जो *2 है ये रेशियो डिनोट करता है, और इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 80 डिवाइड बाई 40, तो इसे कैंसिल करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो ये है हमारा रेशियो। अब इनका सेम काइंड है क्योंकि मार्क्स मार्क्स की बात कर रहे हैं, यूनिट भी सेम है। क्या यूनिट है, यूनिट तो यहाँ पे दोनों में ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमारा देखो यहाँ पे ये भी मार्क्स है और यहाँ पे भी हमारा क्या है बच्चों, मार्क्स है, ठीक है। तो सेम काइंड का कहलाएंगे हम इसे। यूनिट्स दोनों का क्या, मान लो कि आप सपोज मार्क्स मार्क्स बोला है तो ये यूनिट्स मान के चल सकते हो, या दोनों का यूनिट्स नहीं है, ठीक है। बट जब ये रेशियो फॉर्म में आ जाता है ना, ये 2:1, तो यहां पे आपने यूनिट्स नहीं लिखना है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये यूनिट्स नहीं लिखना है। मान लो कि अगर ऊपर रुपीस होता, नीचे रुपीस होता, तो मान लो ऐसे कि रुपीस रुपीस कैंसिल हो गया, तो जब रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं तो रुपीस नहीं लिखा जाता है। अब देखो जैसे और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूंगा, इधर देखो ध्यान से। मान लो मैंने ए के लिए लिखा सपोज यहाँ पे ₹50, बी के लिए लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे मान लो 200 पैसे, पी मतलब यहाँ पे पैसे ले रहा हूं, तो क्या ये सेम यूनिट है, नहीं सर, ये रुपीस में है और ये क्या पैसे में है। तो बच्चे यूनिट्स दोनों के सेम होने चाहिए, यही कहा था मैंने। तो अगर मैं A:B करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हमने कैसे में कन्वर्ट करना, मान लो पैसे में कन्वर्ट कर लो इसे, या तो इसे आप रुपीस में कन्वर्ट कर लो बी वाले को। तो मैं इसी को कर लेता हूं, तो क्या होता है, तो 50 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5000 पैसे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो यह पैसे में कन्वर्ट हो गया, और बी हमारा ऑलरेडी क्या है, 200 पैसे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 5000 इज टू क्या होगा, 200, ठीक है। दूसरा ये चीज ध्यान रखना, जब रेशियो होता है ना, यह हमेशा लोएस्ट टर्म पे एक्सप्रेस होता है। लोएस्ट फॉर्म लिख दो, या तो लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। तो यहां से देखो 1 2 0 कैंसिल, इधर से 2 0 कैंसिल हो रहा है, इधर से 2 1 2 और इधर 25, तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 25:1। क्लियर है, इतना समझ में आया जी सर, बहुत अच्छे से। तो ये चीज मैंने आपको सेम काइंड क्या होता है ये बताया, सेम यूनिट्स क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया।
अब यहाँ पे नोट क्या किया है, बड़े ध्यान से देखो, इन द रेशियो A:B। अब मान लो यहाँ पे A:B, सपोज मान लो ये 2 जो है ना ये हमारा A है और ये 1 है ये हमारा B है, ठीक है, तो इसे A:B लिख रहा हूं। तो इसमें मान लो A एंड B आर कॉल द टर्म्स ऑफ द रेशियो, तो इन्हें क्या कहेंगे, ये टर्म्स है रेशियो के, जो 2:1 है, दिस आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ द रेशियो मेरे बच्चों। जहां पर A को कहा जाता है क्या, एंटीसीडेंट, ठीक है, यहाँ पे A क्या है हमारा 2 है, तो ये 2 जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट, ठीक है बच्चों। और जो ये B जो यहाँ पे हमारा 1 है ये हो जाएगा बच्चों कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है जी सर। तो कुछ नहीं था, तो पूरा मैंने आपको रेशियो बताया, अच्छे से समझाया कि ये रेशियो क्या है, ठीक है, सेम काइंड क्या होता है, सेम यूनिट कैसे एक्सप्रेस होता है, लोएस्ट टर्म में ये आपका क्या, या लोएस्ट फॉर्म में हमेशा रेशियो को हम डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेशियो है क्या एक्चुअली। में हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं समझाऊंगा फिर आप लोगों ने नोट करना है, पहले नोट मत करना, ठीक है। चलो जी देखते हैं क्या है पहली प्रॉपर्टी सर, ध्यान से समझो मेरे बच्चों। पहला बोला है द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन टर्म्स ऑफ द रेशियोज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। इसको पहले समझते हैं ध्यान से। क्या बोला है, सपोज बच्चों मैं एक यहाँ पे रेशियो लिख रहा हूं, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया 3:2, ठीक है। अब मैं अगर बोल रहा हूं इसको कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस रेशियो को अगर मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूं बाई मान लो 3 से, किससे कर रहा हूं 3 से, तो आपको पता है ये जो 3:2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, 3/2। ध्यान से समझो, यहाँ पे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 3 ज़र 9 और 2 3 ज़र क्या आ जाएगा 6, है कि नहीं। अब इसके देखो अगर आप कैंसिल करते हो तो यहाँ पे 3 2 ज़र 6 और 3 3 ज़र 9, तो कहने का मतलब ये क्या आ गया, 3:2 आ गया, वही चीज आ गई जहां से शुरुआत करी थी। तो यही चीज बोला है क्या कि द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनचेंज, बोला है रेशियो की जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये जो आई बाद में हमारा देखो, ठीक है, वो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा जब हम क्या करते हैं इन टर्म्स को, ये टर्म्स होता है मैंने कहा था रेशियो का, ये एंटीसीडेंट और ये कंसिक्वेंट आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करते हैं किसी भी सेम नंबर से। तो देखो सेम नंबर मतलब 3 से मैंने इसको 3 को भी मल्टीप्लाई किया, इस 3 से मैंने 2 को भी मल्टीप्लाई किया, यही तो किया था। तो क्या बोला है कि आपको अगर एक रेशियो में दे रखा है कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी रेशियो फॉर्म में दे रखा है, जैसे यहाँ पे 3:2 दे रखा था, और हम एक किसी, ठीक है, कांस्टेंट नंबर से, ठीक है, किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को, ठीक है, जैसे 3 को ही मैंने 3 से किया, 2 को भी 3 से किया, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो रिजल्ट अनचेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा 9/6 क्या होता है, ये भी ऑटोमेटिकली बच्चों वही होता है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। इसी तरीके से डिवाइड के केस में भी होता है। अब मान लो अगर यहां पे मैं मल्टीप्लाई की जगह अब मैं यहां पे डिवाइड लिखता, चलो अगर मैं यहां पे डिवाइड लिखता तो 3:2 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 3 लिख रहा हूं, चलो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो डिवाइड बाय 3 मतलब इसको भी डिवाइड कर रहा हूं 3 से, ठीक है, ध्यान से देखो, और मैं इसको भी डिवाइड कर रहा हूं 3 से, यही हो रहा है मेरे बच्चों। अब आपको क्या पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3/3, ध्यान से देखो, रेशियो का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, डिवाइड, और ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3 सर, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 3/3, और ये जो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों ये पलटी मारता है ना, ये 3 ऊपर ये 2 नीचे, तो देखो ये 3 कैंसिल, तो क्या आ गया ऑटोमेटिकली 3/2 आ गया, विच इज इक्वल टू 3:2, तो देखो वही चीज आ गया अनचेंज, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो वही चीज बोला है क्या, द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनचेंज, ये जो रेशियो की जो वैल्यू है ये अनचेंज होगा व्हेन टर्म्स ऑफ द रेशियोज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम नंबर। अगर सेम नंबर से हम क्या मल्टीप्लाइड भी कर रहे हैं इन दोनों को, या सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज ही रहेगा, ये चीज यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे वही चीज एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से, तो मिटा दें पहले, चलो इतना क्लियर है बच्चों, जी सर, ठीक है। तो देखो पूरा डिटेल में नोट्स बना रखे हैं, घबराने की कुछ जरूरत नहीं है, एक एक चीज आप लोग को समझा रहा हूं, आराम से समझिए। चलो जी,
तो ये आप लोग को होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो बच्चों, एग्जाम्पल क्या दे रखा है सर, 2:4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा आप बताओ क्या हो जाएगा सर। 2:4 को मैं 2/4 लिख सकता हूँ, यस सर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 2 2 ज़र 4, और सर 4 इंटू 2 8 आएगा, ठीक है। तो ये जो 4/8 या 4:8 है ना, ये भी किसके बराबर है, ये भी 2:4 के ही बराबर है। देखो इसको आप कैंसिल करोगे, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, तो आ क्या गया एक्चुअली 2:4 ही तो आ गया, अनचेंज हो गया ना, जो पहले था वही तो चीज अब आ रहा है। उसी तरीके से डिवाइड की बात बोलिए, देखो अब 9:27 दे रखा है सपोज, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9, तो इस 9 को भी डिवाइड कर दो 9 से, ठीक है, और 27 को भी डिवाइड कर दो 9 से। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था, 9/9, ये डिवाइड मल्टीप्लाई जब होगा ये पलटी मारेगा, ये जो 9 सबसे नीचे ऊपर जाएगा, ये 27, देखो ये 9 9 कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली हमारा 9:27 ही आ गया, देखो वही आ गया। क्लियर है, तो पूरी डिटेल में समझा दिया बच्चों मैंने, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे बच्चा। अब आगे आते हैं बच्चों नेक्स्ट, 2 और मोर रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग देम टू सेम डिनोमिनेटर। बोले 2 या 2 से ज्यादा अगर रेशियोज होते हैं उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर बाय रिड्यूसिंग देम टू सेम डिनोमिनेटर, उनका डिनोमिनेटर सेम लाकर, ठीक है, उनका डिनोमिनेटर सेम लाकर। जैसे कि मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे मान लो एक हमें दे रखा है, आपको पूछ लिया, मान लो 3/4, ठीक है, ये जो 3:4 है इसको मैं 3/4 लिख सकता हूं बच्चों, यस सर। और एक दे रखा है 8:12, इसको हमने 8/12 लिख दिया। अब यहां पे अगर मैं पूछूं बच्चों, यहां पे कौन सा ग्रेटर है, 3/4 ग्रेटर है, यस सर 8/12 ग्रेटर है, तो आप ऐसे में नहीं बता सकते, है ना। कई बच्चे क्या कर देंगे, अरे ये बड़ा नंबर है इसको कर दो ग्रेटर, नहीं ऐसे मत कर देना, कहीं गलत हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए कंपेयर करना है अपने डिनोमिनेटर को, क्या करना है, सेम डिनोमिनेटर बनाना है, पहले क्या बनाना है, सेम डिनोमिनेटर बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ये 3/4 था और एक हमारा यहाँ पे 8/12 है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा क्या है, 12 है ना, तो यहाँ पे क्या मैं 12 बना सकता हूँ, यस सर, कैसे, 4 3 ज़र 12, ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, पता है ना, जब नीचे किया तो ऊपर भी करना है, यस सर। तो 3 3 ज़र 9 और 4 3 ज़र यहाँ पे 12 आ गया, देखो। और यहाँ पे देखो 1 से कर दो, यहाँ पे 1 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे तो 12 भी आना है, और 8 1 ज़र 8। अब देखो यहाँ पे मेरे बच्चों ये डिनोमिनेटर दोनों केस में क्या आ गया, आपका सेम आ गया। तो डिनोमिनेटर जब दोनों केस में सेम आ गया ना, तो आप अब बता सकते हैं 9/12 और 8/12 में ग्रेटर कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये ग्रेटर है कि नहीं। और 9/12 का मतलब क्या है, 9/12 का मतलब क्या है, 9/12 का मतलब ही है 3, यही तो था, यस सर, इसका मतलब 3/4 ही था, ठीक है। और 8/12 का मतलब क्या था, वो तो 8/12 भी था, है कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3:4, ठीक है, ये ग्रेटर था किससे, 8:12 से, ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया। वही चीज यहाँ पे एग्जांपल में बताया, देखो इन द रेशियोज 3:4 एंड 8:12 विच इज ग्रेटर, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दें तो मल्टीप्लाइंग द टर्म्स ऑफ 3:4 बाई 3, ठीक है, हमने वही किया, वी गेट 9:12, तो मेरा 9/12 आया था। उसी तरीके से मल्टीप्लाइंग द टर्म्स ऑफ 8:12 बाई 1 वी गेट 8:12, वही आया था बच्चों, 8/12 मतलब 8:12 भी तो हुआ। तो इस केस में हमारा ये बड़ा था, ये मैंने आपको बताया 9/12 ग्रेटर था किससे, 8/12 से, दैट इज 3:4 इज ग्रेटर देन 8:12। तो यही चीज कहा गया कि 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर उनका डिनोमिनेटर को सेम लाकर। तो वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये दोनों जो पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे। क्लियर, जी सर। चलिए बच्चों अब हम डिटेल में देखने जा रहे हैं क्या रेशियो ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी क्या होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, ठीक है। एक एक चीज मैं पहले आराम से समझाऊंगा, फिर आप लोगों ने नोट डाउन करना है, पहले इसको समझना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो तो क्या है सर बताइए, देखो पहला क्या बोला है, इफ ए इज इक्वल टू बी है देन द रेशियो ए इज टू बी इज कॉल्ड इक्वल रेशियोज। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लेता हूं, देखो ध्यान से, जैसे ए इज टू बी एक रेशियो के फॉर्म में और ये दोनों ही इक्वल होगा, मतलब ए इज इक्वल टू बी होगा। मान लो क्या, अगर ए मैंने यहाँ पे 2 लिया तो कहने का मतलब मेरे बच्चों बी भी क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना,
अगर मान लो ए मैंने 3 लिया, बी भी क्या हो रहा है, बी भी हमारा 3 ही आएगा, ठीक है, तो ये इक्वल रेशियो है। अगर मान लो ए 7 है और बी भी 7 है, तो बच्चों इस केस को हम क्या कहेंगे कि ये इक्वल रेशियो में है, ठीक है। तो कुछ नहीं था, देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, और वही चीज़ यहाँ पे ऊपर भी एग्जाम्पल में मैंने आप लोग को डिटेल में बताया है। चलो, तो क्या लिखा है, एग्जाम्पल 3:3, 4:4 है ना, तो ए बी दोनों सेम है, देखो ए बी दोनों सेम है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे कि बच्चों ये हमारा क्या है, इक्वल रेशियो में है, ठीक है जी सर, ये तो आ गया अच्छे से। आगे देखो बच्चों, आगे क्या बोला है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब बोला है कि ए अगर बी से बड़ा होता है, देन द रेशियो ए इज टू बी इज कॉल्ड ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, रेशियो को ग्रेटर इनइक्वालिटी कहेंगे। जैसे मान लो बच्चों ए, ठीक है, इज टू बी, मान लो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 7 ले लिया, इज टू यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो यहाँ पे ए को क्या डिनोट कर रहा है, 7, और बी को कौन डिनोट कर रहा है, 3। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है सर, ए जो है ग्रेटर देन बी है, क्योंकि ए हमारा 7 है, बी हमारा क्या है, 3 है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, जो रेशियो है वो ग्रेटर इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि इफ ए अगर ग्रेटर आ रहा है किससे, बी से, तो रेशियो क्या होगा, ए इज टू बी का, या है ना, ए इज टू बी क्या कहलाएगा हमारा, इज कॉल्ड ग्रेटर इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। जैसे 4:3, तो ये अगर ए है ये बी है, देखो ए ग्रेटर है, यहाँ पे देखो ये ए है, मान लो ये बी है, तो यहाँ पे ए क्या है, ग्रेटर है, 9 क्या है, 7 से बड़ा ही तो होता है, एसेटा। तो आर द रेशियोज ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटीज। क्लियर जी सर, अच्छे से आ गया। बस उसके बाद नेक्स्ट थर्ड देखो, अब उसका उल्टा होगा, क्या बोला है, ए इज लेस देन बी। अब मान लो ए इज टू बी है, ठीक है, ए यहाँ पे 3 है, इज टू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो ए है वो छोटा है किससे, बी से, क्योंकि बी यहाँ पे बड़ा है 7, ए छोटा है 3। तो उस केस में हम कहेंगे क्या मेरे बच्चों, कि अगर ए बी से छोटा होता है, देन द रेशियो ए इज टू बी इज कॉल्ड लेसर इनइक्वालिटी, तो उसे लेसर इनइक्वालिटी कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये 3 मान लो ए है, ये आपका बी है, तो यहाँ पे बी बड़ा है किससे, ए से, ठीक है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, देखो बी बड़ा है किससे, ए से, एसेट्रा, आर रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटीज, ठीक है। क्लियर है बच्चों, नोट डाउन करो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, अब देखने जा रहे हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है बच्चों डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियोज। अलग अलग काइंड्स के रेशियोज हम देखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा, फिर आपने नोट डाउन करना है, पहले नोट डाउन नहीं करना है। चलो क्या बोला है बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड रेशियो को। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, पहले मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, पहले आप ध्यान से समझना, ठीक है, फिर मैं ये चीज आपको समझा दूंगा एक एक करके। तो चलिए लिखता हूं मैं, सबसे पहले था हमारा फर्स्ट पार्ट कंपाउंड रेशियो। बच्चों देखो ध्यान से, क्या होता है कंपाउंड रेशियो, ठीक है। सपोज मान लो बच्चों ए इज टू बी, ठीक है, एक रेशियो ये दे रखा है, सी इज टू डी दे रखा है, और आपका ई इज टू एफ दे रखा है। तो जब कंपाउंड रेशियो करना है इसका, तो इसके लिए क्या करना है, ये जो ए सी और ई है इनका एक साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए सी ई हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। रेशियो ये चीज क्या है, बी डी एफ, ये आपका एक साथ आ जाएगा, बस ये होगा आपका कंपाउंड रेशियो। कहने का मतलब देखो, ये जो ए इज टू बी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी लिख सकता हूँ बच्चों, और सी इज टू डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन डी, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ई अपॉन एफ। तो अब कहने का मतलब मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से, ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ई, तो क्या आ जाएगा ए सी ई, ठीक है, रेशियो, और नीचे क्या होगा जो डिनोमिनेटर में है, बी इंटू डी इंटू एफ, ये आ गया। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके ये, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ये होगा आपका कंपाउंड रेशियो। अब यहाँ पे एक नजर डालते हैं कि इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें। बोला है बच्चों इफ 2 और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो वही किया हमने क्या किया, मल्टीप्लाई तो किया, ठीक है, टुगेदर, देन द रिजल्टेंट रेशियो, तो जो रिजल्ट आएगा, जो रेशियो बनेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। ये चीज समझाया था बच्चों, जी सर। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल फॉर द रेशियोज, अगर मान लो ए इज टू बी, सी इज टू डी, ई इज टू एफ, तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, ये न्यूमरेटर में था, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करके ए सी, और ये डिनोमिनेटर में था बी डी एफ, तो ये देखो यहाँ पे बी डी एफ, रेशियो का रेशियो। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है मेरे बच्चों, क्या बोला है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ टू रेसिप्रोकल
रेशियो इज यूनिटी। ठीक है, क्या बोला ध्यान से देखो, द कंपाउंड रेशियो ऑफ टू रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, टू रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब यहां पे देखो कि अगर बोला है ए इज टू बी है मान लो एक, और एक दे रखा है आपको बी इज टू ए। ठीक है, तो अब इसका कंपाउंड रेशियो निकालो, तो आप क्या करोगे, अगर मैं बोलूंगा बच्चों कि इसका कंपाउंड रेशियो करो, ठीक है, तो क्या करोगे, आप लिखोगे इसको a अपॉन बी मल्टीप्लाई ये b अपॉन ए। तो बच्चों क्या हो जाएगा आप खुद बताओ। तो सर इसको करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई तो ए बी, और नीचे करेंगे तो क्या होगा बी ए। तो ये कैंसिल होकर वन ही तो आ रहा है, यूनिटी तो आ रहा है। हाँ, तो अगर ये एक रेशियो है और उसका रेसिप्रोकल लेते हैं हम दूसरे को, ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब b आ जाएगा ऊपर न्यूमेटर और a आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। तो बच्चों उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब कंपाउंड रेशियो निकालते हैं, तो वो क्या होगा, यूनिटी होगा, दैट इज वन आएगा। तो वही लिखा है देखो, द कंपाउंड रेशियो ऑफ टू रेसिप्रोकल रेशियोज। तो टू रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो गया, अगर एक है a इज टू बी तो उसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, b इज टू ए ही होगा, है कि नहीं। तो वही चीज लिखा है, b इज टू ए हो जाएगा। तो कंपाउंड रेशियो जो आएगा उसका क्या आएगा, वन आएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। हाँ, अब देखो दूसरा बोला है हमारा डुप्लीकेट रेशियो। ध्यान से समझना क्या है डुप्लीकेट रेशियो, बड़े आराम से समझा रहा हूं। चलो जी, ये तो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं मेरे बच्चों, दूसरा क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जैसे मान लो a इज टू बी है, ठीक है, लो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे a का स्क्वायर इज टू बी का स्क्वायर। डुप्लीकेट का मतलब ये हो गया स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ये होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझो, ये चीज हमारा हो गया। अब डुप्लीकेट पे आ जाते हैं थोड़ा। चलो जी, अब डुप्लीकेट पे देखो बच्चों क्या बोला है, क्या बोला, इफ टू इक्वल रेशियोज आर कंपाउंडेड टुगेदर, ठीक है, देन द रिजल्टिंग रेशियो इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। तो वही चीज लिखा है, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज ए इंटू ए, है ना। इफ टू इक्वल रेशियोज आर कंपाउंडेड, अगर दो इक्वल रेशियोज को क्या किया जा रहा है, कंपाउंड किया जा रहा है। कंपाउंड मतलब मल्टीप्लाई बताया था, ठीक है, तो वही चीज है, घूम घाम के कहने का मतलब यही है। टू रेशियोज है, मान लो पहला वाला भी ए इज टू बी है और दूसरा जो है वो भी हमारा ए इज टू बी है, तो ये इक्वल हो गया ना। अब इनका कंपाउंडेड बोलूंगा तो आप क्या करोगे, तो सर ए अपॉन बी लोगे मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन बी करोगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, और इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। तो वही चीज आ गया यहाँ पे भी देखो, है ना। तो स्क्वायर ही तो कर रहे हैं एक तरीके से। यस सर, अच्छे से समझ में आ गया। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, अंडरस्टूड। सर अब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, आप बोला इफ थ्री इक्वल रेशियोज आर कंपाउंडेड, अगर थ्री रेशियोज को क्या किया जा रहा है, अब इक्वल रेशियोज को कंपाउंडेड किया जाता है। तो थ्री इक्वल रेशियोज मान लो पहला है हमारा ए इज टू बी, दूसरा भी है ए इज टू बी, तीसरा भी है ए इज टू बी। तो इसका कंपाउंडेड करोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लाई, इसका भी ए अपॉन बी बच्चों, इसका भी ए अपॉन बी। तो आप बताओ क्या होगा, सर ये सीधा सीधा ए का क्यूब अपॉन बी का क्यूब होगा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। तो कहने का मतलब क्या, क्यूब करना है, तो क्यूब करने को ही हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो कहेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ये तीसरे नंबर का ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्लियर है बच्चों, यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे लिखा है मेरे बच्चों, ठीक है, कि इफ थ्री इक्वल रेशियोज आर कंपाउंडेड टुगेदर देन द रिजल्टिंग, कंपाउंडिंग मतलब जो मल्टीप्लाई किया मैंने, तो रिजल्टिंग रेशियो जो आएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो आएगा। देखो जैसे क्या दे रखा है एग्जांपल, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज ए इंटू ए इज टू बी इंटू बी, ए क्यूब इंटू बी क्यूब। यही था, ये क्या था बच्चों, जी सर बिल्कुल। चलो अब आता है सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो इसको भी जानते हैं। चलो जी सर, अब आ रहे हैं हम सब डुप्लीकेट रेशियो देख लेते हैं पहले। सब डुप्लीकेट रेशियो, जैसे बच्चों हमें ए इज टू बी गिवन है, अब बोला है क्या, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो बच्चों ए इज टू बी को हम क्या लिख सकते हैं, पहले आप बताओ। सर ए अपॉन बी लिख सकते हैं, बस इनका स्क्वायर रूट कर दो। समझ में आया, मतलब स्क्वायर रूट ए का भी करना है और यहाँ पे बी का भी करना है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, मान लो
4:9 दे रखा है बच्चों। अब आपको बोलेंगे कि इसका क्या निकालो, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो। तो ये आपका ए मान के चलो, इसको बी मान के चलो। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे 9 ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। जी सर बिल्कुल, है ना, सब डुप्लीकेट निकाल रहे हैं, ध्यान दो। तो इसका मतलब ये इधर ये भी इसका आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर, ये 2 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको हम 2:3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो ये था सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब ही आप इसको आसान से पहचानने के लिए यहाँ पे लिख दो, स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट। उसी तरीके से मेरे बच्चों सब अगर आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो क्या होता है, तो जैसे A:B है, इसका अगर हम सब ट्रिप्लीकेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम A/B लिख सकते हैं। बस इनका क्यूब रूट कर देना है। मतलब A का भी क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब रूट, और जो B है उसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं, ये अंदर होगा, ठीक है, इस टू, है ना, A का क्यूब रूट इस टू B का क्यूब रूट लिख सकते हैं बच्चों। बस कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था, है ना। अब मान लो अगर मैं 8:27 बोलता हूं कि इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप क्या करोगे सर, क्यूब रूट जो है ना वो आपका 8 का भी होगा, और सर जो क्यूब रूट है ना वो आपका किसका होगा, 27 का भी होगा। अब बच्चों आप बताओ 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 × 2 × 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा सर। 27 3 × 3 × 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना बच्चों। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया। वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखो बड़े ध्यान से, ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर बोला √A:√B आ रहा है तो वो क्या हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया, है ना। वो क्या हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो किसका, A:B का, ये किया था हमने। और अगर क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B आ रहा है तो वो हो गया आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो किसका, ऑफ A:B का। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं था, देखो बड़ा सिंपल आप लोग को बताया मैंने। अब आता है बच्चों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बोला है, कंटिन्यूड रेशियो, रेशियो विच टेल्स अबाउट 3 क्वांटिटीज। अभी हमने जनरली क्या देखा, रेशियो 2 क्वांटिटीज के बीच में देखा। बट क्या होगा, जब रेशियो हमें 3 क्वांटिटीज के बारे में दिया होगा तब जाके उसको हम कहेंगे कंटिन्यूड रेशियो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझना, जो चीज मैं आप लोग को कराने वाला हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये आ जाएगा हमारा 5वें नंबर का, ठीक है। चौथे नंबर पे हमने ये किया था, ये दोनों ही हमारा 4th था। चलो जी, अब ये 5th नंबर, कंटिन्यूड रेशियो। चलो क्या है बच्चों, ध्यान से सर, जैसे मान लो A:B:C, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, या तो A:B ले रहे थे या B:C ले रहे थे, ऐसे ले रहे थे। बट अब ये 3 क्वांटिटीज दिखा रहा है, A:B:C। तो इस तरीके के बच्चों रेशियो को हम कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे निकालता है ये, इसके 2 केसेस में बता रहा हूं, एक फर्स्ट केस, ठीक है, और यहाँ पे एक बता रहा हूं मैं सेकेंड केस। ध्यान से देखो, बड़े आराम से समझ में आएगा। फर्स्ट केस में मैं ले रहा हूं A:B = 1:3, और दूसरा ले रहा हूं B:C, इसमें ले रहा हूं मैं 3:4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे A:B जो आया, मेरा क्या आया बच्चों, आप बताओ सर। A:B आया, हाँ जी सर, 1:3। अब मैं बोलूंगा बच्चों इधर B:, आपका क्या C क्या आया, तो आप कहोगे सर B आया यहाँ पे 3:, C कितना आया, C 4 है। अब यहाँ पे बड़े गौर से देखो मेरे बच्चों, ये जो यहाँ पे 1 है, 1 का 1 ही लिखना है, ठीक है, (2) जो A के लिए था। यहाँ पे B के लिए देखो क्या है, B इधर भी मेरे बच्चों 3 है और इधर भी 3 है, सेम है ना। तो जब सेम होगा तो ये सेम ही आ जाएगा, और यहाँ 4 बचा है, ये 4 C के लिए। तो कहने का मतलब अब अगर मैं A:B:C करूंगा तो यहाँ पे 1:3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब हमारा बीच का, जैसे B था ना, बीच का A:B:C में B बीच का है, तो वो जब क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो उस केस में हमारा ये बन जाएगा। समझ में आया जी सर। अब अगर हमारा मान लो A:B आपको गिवन है बच्चों 2:3, ठीक है, और अगर B:C आपको गिवन है बच्चों 5:6 मान लो, तो बच्चों अब हमें कंटिन्यूड अगर रेशियो निकालना है, दैट इज A:B:C, यही होता है कंटिन्यूड रेशियो, मैंने बताया था। तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। तो A:B यहाँ पे लिख दो
2 क्या हो जाएगा, इज टू 3। सर b इज टू c, तो b के नीचे क्या आ जाएगा 5 और c के नीचे 6। अब देखो कैसे करना है इसका, बड़े ध्यान से देखना है। अब मेरे बच्चों यहाँ पे करेंगे आप लोग, इस 2 के साथ ये 5 को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 5 ज़ा 10 इज 2, ठीक है। 3 के साथ किसको करेंगे अब, 5 को, तो कितना आ गया सर 15 इज 2। अब बच्चों 3 के साथ किसको करेंगे, 6 को, तो 3 6 ज़ा कितना 18, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो a इज टू b इज टू c जो आएगा इस केस में वो आ जाएगा 10 इज टू 15 इज टू 18। ये कब कर रहे हैं हम लोग, जब सर हमारा बीच का मतलब b जो है वो अलग अलग आ रहा है। b यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, b यहाँ पे 5 गिवन है, तो उस केस के लिए होगा। अब इसको देखो स्मॉलेस्ट टर्म पे भी आप ला सकते हैं, तो इसको हम स्मॉलेस्ट टर्म पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ला सकते हैं क्या, नहीं, ये 10 है, ये 15 और 18, तो ये तो नहीं ला सकते हम लोग। बाकी समझ में आ गया आप लोग को, अच्छे से क्लियर है। हाँ, रेशियो को क्या लोएस्ट टर्म पे लाना होता था, सेम नंबर से काटना है तो तीनों का ही कटना चाहिए। देखो ये 2 से जा रहा है, बट ये 2 से नहीं जाता है, 15 18 2 के टेबल में आता है, ठीक है, तो ये नहीं जा रहा है तो इसलिए नहीं लेंगे। 3 से देखो ये जाता है, ये जाता है, ये नहीं जाता है, फिर तो इसका आपने ऐसे ही रखना है। तो ये आ गया हमारा क्या बच्चों, कंटिन्यूड रेशियो, जहां पे हम a इज टू b इज टू c को निकालते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक नजर डालते हैं यहाँ पे कंटिन्यूड रेशियो का, देखो ध्यान से। तो वही बोला है मेरे बच्चों, रेशियोज विच टेल्स अबाउट 3 क्वांटिटीज, जो हमारे 3 क्वांटिटीज के बारे में क्या बताता है। जैसे यहाँ पे देखो a इज टू b इज टू c था, a इज टू b 1 इज टू 3 था, b इज टू c 3 इज टू 4 था। तो यहाँ पे b देखो ये और ये सेम आ रहा है ना, तो इस केस में क्या होगा, a हमारा 1 है, पहले 1 ही रहेगा, b सेम है तो उसके लिए 3 आ गया, और c हमारा 4 है तो उसके लिए 4। तो a इज टू b इज टू c 1 इज टू 3 इज टू 4 आ गया। बट इस केस के लिए क्या होगा, इस केस के लिए मैंने आपको समझाया था, चलो दिखा दो जी सर। देखो इस केस के लिए हमारा क्या है, a इज टू b जो है मेरे बच्चों ये कितना है सर, ये है 5 इज टू 6, और सर b इज टू c कितना है सर 2 इज टू 3। तो यहाँ पे b देखो अलग अलग है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो b अलग है कि नहीं है। और यहाँ पे a हो गया 5 और c हो गया आपका 3। चलो तो इस केस के लिए मैंने क्या बताया था आपको कैसे करना है, देखो मैं बता रहा हूँ। a इज टू b 5 इज टू 6, और सर b इज टू c, तो यहाँ b के नीचे 6 था, ये देखो b के लिए 6 था ना, तो यहाँ पे b के लिए b के नीचे लिखना है बच्चों, ध्यान रखना। ये 2 है और ये 3 का 3, ठीक है। c कुछ नहीं है ऊपर, तो नीचे था c, तो c को हमने इसलिए अलग कर दिया। अब देखो करने का तरीका बताया था, इससे ये मल्टीप्लाई, तो बच्चों 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा जी सर इस 2। फिर 6 के साथ 2 को करेंगे तो सर 12 इस 2। 6 के साथ फिर 3 को करेंगे तो क्या 18, तो 10 इज टू 12 इज टू 18 आ जाएगा बच्चों, देखा आ गया। अब ये थोड़ा सा आपको इसको लोएस्ट टर्म पे ला सकते हो क्योंकि 2 के टेबल से जा रहा है, तो ये 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, तो 5 इज टू 6 इज टू 9 भी आप इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि जब b सेम होगा तो उस केस में क्या करना है, जब b हमारा सेम नहीं आएगा तो उस केस में कैसे निकालना है रेशियो, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हमारा छठा है क्या बच्चों, ध्यान से देखो इसको क्या बोला है, इनवर्स रेशियो। बोला द इनवर्स रेशियो ऑफ a इज टू b इज इक्वल टू b इज टू 1। अगर मान लो बोला है a इज टू b है ना, तो इसका अगर मैं इनवर्स निकालता हूं, क्या निकालता हूं, इनवर्स रेशियो, तो बच्चों इनवर्स रेशियो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, b पहले आ जाएगा, a बाद में चला जाएगा, बस है कि नहीं, कुछ नहीं है। अगर मुझे मान लो 2 इज टू 3 दे रखा है, इसका मुझे इनवर्स रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 इज टू 2, बस, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, मतलब जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना। क्योंकि देखो 2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ अगर इनवर्स बोलेंगे, तो ये न्यूमरेटर जो है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, तब जाके इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इज टू 2 लिख सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। तो बच्चों ये 6 क्या थे, ये काइंड्स ऑफ रेशियो थे जो हमने पूरे डिटेल में एक एक चीज करके पढ़े हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम रेशियोज के बारे में देखो सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेशियोज, ठीक है, रेशियो के ऊपर बेस्ड। तो काफी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन करना है आप लोगों ने मेरे साथ, और नोट डाउन भी करते जाना है बच्चों। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है बच्चों, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। सर बोला है द रेशियो ऑफ नंबर्स इज 1 इज टू 2 इज टू 3, ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 504,
देन द नंबर्स आर, देखो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने बोले, ऐसे नंबर्स बोला है जिनका रेशियो क्या 1:2:3 होगा, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ऑन उनके स्क्वायर्स का जो सम होगा वो 504 होगा। तो बच्चों देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन होना और आपके पास ऑप्शंस हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि ऑप्शन से करो, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो कि क्या चीजें आपको बोली। पहले कंडीशन बोला है क्या, नंबर्स के जो रेशियो होने चाहिए वो 1:2:3 होना चाहिए। दूसरा क्या बोला है मेरे बच्चों, जो उनके स्क्वायर्स का जो सम होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर का, उन नंबर के स्क्वायर्स का जो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, वो आपका 504 हो रहा है। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन आपका ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए को मैं लेता हूं, तो बच्चों 6:, अगर 12:, अगर मैं 18 लेता हूं, तो इसको देखो लोएस्ट टर्म पे लेके आओ, तो ये 2 3 जार 6 जाएगा। ठीक है, फिर 2 6 जार 12 और फिर 2 9 जार 18, फिर 3 से जा रहा है, देखो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो 1:2:3। चलो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब इनके क्या बोला, स्क्वायर्स का सम, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। चलिए करके देखो बच्चों, तो आपको पता है 6 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 36, प्लस 12 का स्क्वायर 144, और अगर 18 का स्क्वायर बोले तो 324। ठीक है, यही होता है बच्चों जी सर। अब इनको ऐड करके देखो तो क्या आ रहा है सर, 324 प्लस 144 सर प्लस 36, तो सर 504 आ रहा है। बस बढ़िया, देखो तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्या बोला बच्चों, अगला टाइप का क्वेश्चन आपका देखो, बोला यहाँ पे इफ x:y जो है ना इज इक्वल टू, बोला है आपका 2:3 है, तो देन 5x + 2y 3x - y आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। बोला है सर x:y मतलब x/y, ये आपका गिवन है 2/3। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों, सर 5x + 2y, और ये रेशियो का मतलब मैंने अपॉन में बोला है, तो क्या हो जाएगा 3x - y। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, x को क्या डिनोट कर रहा है 2, और y को कौन डिनोट कर रहा है 3, तो जहां जहां x है वहां 2 बिठाओ, जहां जहां y है आप वहां पे क्या बिठाओ 3 बिठाओ। देखो क्या आ रहा है, तो 5x के जगह पे 2 बोला था मैंने बच्चों, 2 इंटू वाई के जगह पे क्या 3 कर दिया जी सर। नीचे देखो 3 × x के जगह पे 2 माइनस y के जगह पे क्या करना है 3, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करो, तो 5 2 = 10, यहाँ पे 10 हो गया, प्लस 2 3 = 6, यहाँ पे 3 2 = 6, 6 - 3 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 10 और 6 क्या आ रहा है 16, और यहाँ पे 3, तो क्या मैं इसको 16:3 भी लिख सकता हूँ? जी सर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है देखो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। था कुछ नहीं सर, बड़ा इजी है, और इसी टाइप्स के क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़े आराम से देखने, क्या बोला है, अ पर्सन हैज असेट्स वर्थ ₹1,48,200। ठीक है, एक आदमी के पास इतने की संपत्ति है मान लो, ही विश टू डिवाइड इट अमंग्स हिज वाइफ सन एंड डॉटर। वो क्या करना चाहता है, अपने वाइफ सन और डॉटर में बांटना चाहता है अपनी संपत्ति को, किस रेशियो में 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फ्रॉम दिस एसेट द शेयर ऑफ हिज सन विल बी, तो यहाँ पे किसका हिस्सा बोला है, लड़के का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रेशियो क्या दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से समझो, कुछ नहीं, बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, वाइफ इज टू सन इज टू और डॉटर। ठीक है, किस रेशियो में दे रखा है ये सर 3:2:1, तो वाइफ का जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट है, मतलब 3 पार्ट है, सन का 2 है और डॉटर का 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो बच्चों आराम से, किसका बोला है हमें हिस्सा निकालना, लड़के का। लड़के का कौन सा हिस्सा है, ये बीच वाला है 2, कितने में से, टोटल में से, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 3 + 2 5 और 1 6, तो ये टोटल नीचे लिख दो। और उसके पास संपत्ति कितनी थी, इतनी थी, तो इतने का ही तो निकालना है, इसी में से तो निकालना है। ये तो क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, ये तो रेशियो में है। ठीक है, तो 1,48,200। देखो बड़ा सिंपल, सन का पूछा है तो 2 ऊपर, कितने में से, टोटल पार्ट 6 पार्ट में से, इनटू कितना था टोटल, ये था टोटल। ठीक है, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो तो क्या करना है, कुछ नहीं, 2 × 1,48,000 और 200 क्या आ रहा है 49400। तो ये क्या आ जाएगा, जो लड़के का जो शेयर है
वो आपका देखने को मिल जाएगा। है कोई ऑप्शन ऐसा? यस सर, 49,400 ऑप्शन सी दिख रहा है। तो देखो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल ट्रिक, शॉर्टकट। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, ठीक है, लॉजिक बेस्ड है। क्या बोला है बच्चों? बोला इफ P इज 25% लेस देन Q। बोला है जो P है वो 25% कम है किससे? Q से। और बोला है जो R है वो क्या है? 20% हायर है, ज्यादा है किससे? Q से। तो Q के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है, P को Q के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है R को। समझ में आ गया ये? तो हमें बोला है द रेशियो ऑफ R एंड P। तो R और P का हमें रेशियो निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे P ले रहा हूँ, यहाँ पे Q ले रहा हूँ, यहाँ पे R ले रहा हूँ, ठीक है। अब Q से कंपेयर कर रहे हैं, परसेंटेज बोला है तो मैं यहाँ पे इसको 100 मान लेता हूँ। अब क्या बोला है जो P है वो 25% लेस है Q से। तो Q से 25% लेस है, तो 100 से 25 कम कर दो, कितना हो गया सर? 75। और जो R है बच्चों वो क्या बोला है? 20% हायर है। तो 100 से कितना ज्यादा? 20 है ना। 20% बोला है तो मतलब 100 में से 20 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा सर? 120 हो जाएगा। अब रेशियो किसका बोला है? R/P का। तो R कितना है? 120/P कितना है सर? 75। इसको आप रफ में करो, 120/75। तो 5 से हो जाएगा, 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25। यहाँ पे 5 2 जार 10, 25 4 जार 20, 3 5 जार 15 और 3 8 जार 24। तो सर ये आ जाएगा 8:5। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास? यस सर, मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी में आ रहा है। क्लियर है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से करो और फटाफट नोट भी करते रहो। अब आया अच्छा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है, देखो क्या है। द फर्स्ट, सेकेंड and third month salaries of a persons are in the ratio 2:4:5. The difference between the product of the salaries of the first 2 months and last 2 months is 4 crore 80 lakh। यही होगा, हाँ 4 crore 80 lakh ही है, ठीक है। फाइंड द सैलरी ऑफ द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ की हमें क्या करनी है? सैलरी निकालनी है। अब ध्यान से समझो बच्चों, तो मैं यहाँ पे ये फर्स्ट मंथ लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ पे सेकेंड मंथ और यहाँ पे मैं थर्ड मंथ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना चीज को। क्या बोला है? द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ जो सैलरी है एक इंसान की वो किस रेशियो में है सर? 2:4, ठीक है, क्या बोला है? 5। चलो मैंने कर दिया। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स। फर्स्ट 2 मंथ्स का जो क्या होगा? सैलरीज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? डिफरेंस बोला, ठीक है। डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकालना है इन दोनों की, जो फर्स्ट 2 मंथ की जो सैलरीज आएगी और किसका जो आएगा? प्रोडक्ट ऑफ सैलरीज ऑफ लास्ट 2 मंथ, और जो लास्ट 2 मंथ्स का जो आएगा, ठीक है, इनका डिफरेंस बोला है, ठीक है। वो कितना आएगा? वो 4 crore 80 lakh आएगा, ये बोला बच्चों, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का दिया वो ये क्या एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो जब एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो बच्चों हमें कॉमन मल्टीपल लेना होता है, ध्यान रखना। तो इसको हम लोग ले लेते हैं 2x मान लो, इसका मान लो क्या है 4x, ठीक है, 4 है तो 4x और इसका 5x। अब इन दोनों का क्या बोला प्रोडक्ट फर्स्ट 2 मंथ का, तो कितना आ जाएगा सर 4 2 8, 8x स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट 2 मंथ्स का क्या आ जाएगा 5 4 20, 20x स्क्वायर आ जाएगा, यही बोला था। अब इनका जो डिफरेंस है तो ये बड़ा है ना, तो इसको आगे ले लो, 20x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर। जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना आएगा बोला है 4 करोड़ और 80 लाख। अब यहाँ पे देखो आप लोग खुद देखो, अब क्या करोगे सर यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो 12 से 8 चला गया तो इस 20 से अगर 8 चला गया तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है। चलो इज इक्वल टू 4 करोड़ 80 लाख हो गया, और x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 करोड़ 80 लाख आ जाएगा। देखो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। और ये 12 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये करके देखो। अब 4 8 0 फिर 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाई 12 करो मेरे बच्चों, तो सर ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6, तो ये आपका आ गया 40 लाख आ गया मेरे बच्चों, ठीक है। क्या आ गया 40 लाख। चलो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कैलकुलेटर में करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 2 4 और 6, चलो ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो,
तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो x का जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, क्लियर है जी सर, समझ में आ गया। अब हमें निकालने क्या बोला था, फाइंड द सैलरी ऑफ द सेकेंड मंथ बोला है। तो सेकेंड मंथ का क्या है सर 4x है। तो बच्चों 4x का मतलब क्या होगा 4 इंटू एक्स, एक्स क्या था 2000, तो 4 इंटू 2000 कितना आ जाएगा सर 8000। तो ऑप्शन देखें डी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, है कि नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था ना ये, यस सर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 15 ब्रैकेट के अंदर है 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7pq वेर p q आर पॉजिटिव। बोली दिया p और q क्या है पॉजिटिव है, देन p इज टू q क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं बच्चों। देखो 15 यहाँ पे 2p स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है बच्चों q का स्क्वायर इज इक्वल टू 7pq दे रखे हैं। ठीक है, हमें क्या बोला है p इज टू q बोला है, ठीक है ना। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, ऑप्शन से आप कर सकते हैं। आपको क्या बोला है p इज टू q, तो इसका मतलब ऑप्शन में ये सारे आपके p इज टू q दे रखा है। जैसे ऑप्शन ए में p आपका क्या है 5 है और q आपका क्या है सर 6 है ना। ऑप्शन बी में p क्या है 5, q क्या है 7। तो आप LHS इक्वल टू RHS कर सकते हैं, क्या करके ये ऑप्शन पुट करके मेरे बच्चों। ठीक है, करें क्या, चलो करते हैं। तो सबसे पहले LHS में देख लो, ठीक है, LHS में क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन लेते हैं। तो p के जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं मेरे बच्चों 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर बोला है तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जार 50। तो देखो यहाँ पे आ रहा है आपका 50 और 6 का स्क्वायर 36। तो अब देख लो मेरे बच्चों क्या है सर 50 माइनस अगर मैं 36 करता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 15 करता हूँ तो 210 आ रहा है, 210 आ रहा है। और अगर मैं RHS में देखो मेरे बच्चों 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 तो क्या आ रहा है 7 5 या 35, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 6 करूँगा तो बच्चों ये भी 210 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आपने ध्यान रखना कि कौन सा शॉर्ट ट्रिक लगा के आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, तो वो आपने करना है बच्चों। जहाँ शॉर्ट ट्रिक लगे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करो, जहाँ फॉर्मूला लगे फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। आगे देखो ये और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है XYZ टुगेदर, ठीक है, स्टार्ट्स अ बिजनेस, तीनों ने मिलकर क्या किया बिजनेस स्टार्ट किया। बोला है इफ X इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज मच एज Y, जो X इन्वेस्ट कर रहा है वो 3 गुना इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, किसका Y का, और जो Y है वो इन्वेस्ट कर रहा है 2/3 किसका Z का। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ XYZ, तो इनका हमें रेशियो निकालना है। तो यहां पे देखो X Y और मैंने Z ले लिया। अब ध्यान से समझना, अब देखो X किसके ऊपर निर्भर है Y के ऊपर, क्योंकि X बोला है 3 टाइम्स एज मच एज Y, और Y किसके ऊपर निर्भर है Z के ऊपर, है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं कि जो X है वो किसके ऊपर निर्भर है Z के ऊपर ही निर्भर है। जब हम Z का कुछ पता करेंगे तभी हम Y का निकाल सकते हैं, और जब Y का निकलेगा तभी हमारा X का भी निकल सकेगा। समझ में आई बात, कि मान लो अगर मैं ये Z का मानता हूं कि P है, ठीक है, P इन्वेस्ट किया, तो क्या बोला यहाँ पे Y के लिए क्या बोला Y इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट Z इन्वेस्ट, यही बोला है। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ Z होगा। समझ में आया बच्चों, देखो क्या आराम से समझा रहा हूं। और X इन्वेस्ट कर रहा है किसका 3 टाइम्स एज मच एज Y, तो 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई एज मच एज Y, Y कितना कर रहा था 2/3p। ठीक है, तो मैंने वही कहा कि क्वेश्चन में जो Y है वो डिपेंड है Z के ऊपर और जो X है वो डिपेंड है Y के ऊपर। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो X है वो निर्भर है Z के ऊपर, तभी तो Z का जब मैंने P ले लिया एज्यूम किया तभी जाके देखो इसका निकाल पाए, इसका निकल आया तो फिर इसका भी निकल आया। अब ये क्या होगा देखो 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 2p, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आया 2/3p और यहाँ पे p। अब बच्चों हमें क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो ये हटाना है, होल नंबर में लाना है, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू लाना है। तो क्या कर देंगे सर, इधर आ जाएगा आपका 6p, ठीक है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा अगर यहाँ पे 3 से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बताओ सर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2p होगा मेरे बच्चों, और सर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3p। अब ये p कैंसिल, तो 6:2:3 आएगा, नहीं आएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो ऑप्शन डी देखो यही है 6:2:3।
तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना किस तरीके से कौन सी चीज कहां पे किसके ऊपर निर्भर है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। चलो क्या बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला अ बैग कंटेन 23 नंबर ऑफ कॉइन्स, एक बैग में 23 कॉइन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी। ठीक है, 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी बोल दिया। द टोटल सम ऑफ द कॉइन्स, कॉइन्स का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा, ₹43 होगा। तो द रेशियो बिटवीन 1 रुपी एंड 2 रुपी इज 3:2। ये भी दे रखा है कि रेशियो जो है 1 रुपी और 2 रुपी के बीच में वो 3:2 है। देन द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन कितने होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्या बोले, एक बैग है जिसके अंदर हमारे पास टोटल जो कॉइन्स है ना वो 23 है। ये जो 23 नंबर ऑफ कॉइन्स है इसमें 1 रुपया भी है, 2 रुपये भी है, 5 रुपये भी है। जो टोटल सम होगा इन कॉइन्स का, ठीक है, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये सब मिलाकर वो सम होगा आपका कितना, 43। रेशियो जो दे रखा है 1 रुपये और 2 रुपये का वो दे रखा है 3:2। तो हमें बोला है देन द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग ऑप्शन से करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं ये ऑप्शन ए लेता हूं। ठीक है, कि मान लिया कि 1 रुपया जो कॉइन है ना वो कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। हाँ चलो मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने 12 लिया कि 1 रुपये का कॉइन 12 है मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका कितना गुना है आप देखो ये, तो आप बोलोगे सर ये जो इसका है 4 टाइम्स है। कितना है, 4 टाइम्स है। चलो जी, तो 2 का भी 4 टाइम्स आना चाहिए। 2 का 4 टाइम्स कितना आ जाएगा, इसका 4 टाइम्स करता हूं तो देखो ऑप्शन से कर रहा हूं बड़े आराम से, सर 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो मेरे बच्चों यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 8 आया, तो 12 8 कितना हो गया, 20। हमें कितना बोला है, 23 कॉइन होनी चाहिए। तो 12 8 20 और यहाँ पे हमारा 3 मैंने कर दिया। ठीक है, ये कॉइन्स की संख्या। बट अब 1 रुपये की कॉइन कितने हो जाएंगे, तो 1 × 12 12। 2 रुपये के कितने हो जाएंगे, 2 8 jar 16। अब 3 रुपये के कितने हो जाएंगे, 5 3 jar 15। अब ये जो आएंगे हमारे सारे, ये कितने आने चाहिए, लिखा है ना टोटल सम कितना आना चाहिए, है ना। ये तो कॉइन्स की संख्या आई है, बट 1 रुपये के कितने होंगे, तो इतना। 2 रुपये के कितने होंगे, 2 × 8 16। 5 रुपये के कितने कॉइन्स होंगे, 5 × 3, क्योंकि ये देखो 12 8 और 3 ये मिला के हमारा कॉइन्स की संख्या 23 बोली थी और 23 ही आ रहा है। ठीक है, ये जो निकाल रहे हैं हम, ये क्या निकाल रहे हैं अब, हाँ कि 1 रुपये के कितने, 2 रुपये के कितने, 5 रुपये के कितने। अब इनका टोटल जो 43 आ रहा है क्या, एक बार ऐड करके देखो। तो बच्चों 12 + 16 + 15 = यस सर, क्या बात, 43 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने 12 पकड़ा था, 1 रुपये के जो कॉइन्स हैं वो बिल्कुल सही पकड़ा था। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों ये हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कितने आसान से मैंने किया और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या है, कुछ नहीं है, देखो बड़ा सिंपल सा है अगला क्वेश्चन। बोला है बच्चों द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज फाउंड टू बी 15:32। ठीक है, क्या बोला है, बॉयज, ठीक है, इस टू गर्ल्स की जो रेशियो है वो बोला है 15:32 है। 15:32। ध्यान से देखो, क्या मैं इसको 15/32 लिख सकता हूं, यस सर। अब बोला हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडेड। अब कितने बॉयज ऐड करें, जितना बॉयज बोला ऐड करा उतने ही गर्ल्स भी ऐड होना चाहिए, लिखा ना इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड करें, ताकि जो हमारा रेशियो है ना वो क्या आ जाए, अब 2/3 आ जाए। बस यही तो बोला है। तो ये देखेंगे x की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 2 के साथ इन दोनों को, 3 के साथ इन दोनों को, 2 के साथ इन दोनों को करेंगे तो 2 2 jar 4, 2 3 jar 6 प्लस 2x हो जाएगा बच्चों। इधर 15 3 jar 45 और प्लस 3x। अब यहाँ पे 64 - 45 कर दे रहा हूँ और इधर 3x - 2x हो जाएगा। ये प्लस में तो इधर जाके माइनस होगा मेरे बच्चों, तो 3x - 2x x हो जाएगा। यहाँ पे 9 10 14 4 इन एंड 1 4 1 5 1 6 19। तो x की वैल्यू क्या आई, 19। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा 19 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो कितना आसान तरीके से बता रहा हूँ, सब शॉर्टकट है सारे, देखो तरीके देखो समझो। अब ये देखो क्या है, तो कुछ नहीं है। बोला इफ a:b = 9:4। बोला है a:b जो है ना बच्चों वो क्या है, 9:4 है। इसको क्या मैं a/b = 9/4 लिख सकता हूँ। a मतलब 9 है, b मतलब 4 है, तो हमें ये निकालना है बस, क्या दिक्कत है। तो बच्चों जहाँ a है वहाँ 9 बिठाओ,
जहाँ बी है वहाँ 4 बिठाओ, ठीक है, ये तो बोला है। और यहाँ पे फिर प्लस, और बी के जगह पे क्या है, बी 4 और ए का 9, तो इसका क्या आएगा आंसर आप लोग खुद देखो। तो 9 का जो स्क्वायर रूट करेंगे सर 3, 4 का क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 का 2 और 9 का 3। तो बच्चों अब एलसीएम करो तो सर 2 3 जार 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जार 3 से आएगा, 3 3 जार 9 आएगा बच्चों, प्लस का प्लस, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 2 जार, और 2 से 2 को करेंगे तो 4, तो 9 1 10, तो ये 13/6। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 13:6 लिख सकते हैं। अच्छा आपको अपन में ही दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 13/6 जो है ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, फटाफट नोट कर लो। चलो यस सर आ गया। अब इसको करते हैं, बोला इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7, 2 नंबर का जो रेशियो है वो क्या है, 7:11 है, सॉरी 7:11 है 2 नंबर्स का रेशियो। अब बोला इफ 7 इज एडेड टू ईच नंबर्स देन द न्यू रेशियो विल बी 2:3, ठीक है, देन होगा ये, देन द नंबर्स आर, तो नंबर्स कौन से हैं। तो मैंने आपको पहले कहा जब भी नंबर्स निकालने बोलते हैं और ऑप्शन में आपको नंबर्स है ना, तो वो क्वेश्चंस आप ऑप्शन से करो मेरे बच्चों, ठीक है। जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो, एक एक चीज पत्थर की लकीर है, मैं क्या है ना, आराम से क्लियर कर जाओगे पेपर। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया क्या था, 2 कंडीशन दे रखा है। पहला क्या, 2 नंबर्स का जो रेशियो है 7:11 होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा क्या बोला है, 7 को अगर ऐड कर दिया जाए, 7 एडेड अगर करते हैं तो रेशियो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नया रेशियो 2:3 फॉर्म में आएगा। तो चलिए ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या है, 49:77 ले लेते हैं। क्या इसको मैं 49/77 कर सकता हूँ। अब इसको 7 से करो तो 7 7 जार 49/7 11 जार 77, तो सर इसको तो 7:11 लिख सकते हैं। पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या बोला है, 7 को अगर ऐड कर दें, ये पहला पार्ट आ गया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोला है, ये जो 49/77 है इसके साथ भी बोला है 7 ऐड कर दो, इसके साथ भी 7 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 56 आ जाएगा, यही आएगा। और 77 + 7 = 84, तो ये 84 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इसका रेशियो क्या आना चाहिए, बोला 2:3 आ रहा है क्या, तो 7 से करके देखें, 7 8 jar 56, और 7 1 jar 7, 7 2 jar 14। अब ये जाएगा 4 से, 4 2 jar 8 और 4 3 jar 12। यस क्या बात, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है 49 और 77, ये जो 2 नंबर हैं ये करेक्ट है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों। तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने रेशियोज के किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने एक बार दोबारा इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। क्लियर है बच्चों।